नौर्यन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो जयाणं नमो समसवणं सुजन्मुखारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं जगमेशिमडो मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरमङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्तुनिभद्राद्याजैनधर्मस्तु मङ्गलं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वविष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एक आदमी जयपुर से दिल्ली जाना चाहता था। पहली बार जयपुर आया था और रास्ते में एक भाई खड़े थे। उसने पूछ लिया कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, चल के आपके हिसाब से दिल्ली पहुँचने में मुझे कितना समय लग सकता है। और भाई ने चेहरे के मुस्कान के साथ बता दिया, इट डिपेंड्स ऑन यू, तेरे पे निर्भर है। शायद तू 5 घंटे में भी पहुंच सकता है और शायद 5 साल में भी तू नहीं पहुंच पाएगा। वो हैरान था, 5 घंटे और 5 साल, इतना ज़्यादा डिफरेंस। और तब उसने पूछा कि ये रहस्य का पता नहीं चलता है, आप मुझे क्या कहना चाहते हो। तब वो आदमी ने इतना ही बता दिया कि तेरा मुंह जिस ओर से है वो बम्बई की ओर जा रहा है और तू पीछे है ना, वहाँ दिल्ली है। यदि इसी लाइन पे तू आगे चलेगा तो तू बम्बई पहुँच जाएगा। दिल्ली पहुँचने में तुझे सफलता नहीं मिलेगी। और यदि तू मुड़ जाता है तो 5 घंटे में दिल्ली पहुँच सकता है। माने तेरा मुँह जिस दिशा में है वो दिल्ली नहीं है, वो बम्बई है। और यदि तू मुड़ सकता है तो निश्चित तौर से पीछे ही दिल्ली है, 5 घंटे में पहुंच सकता है। कभी कभी आज का कोरोना का माहौल देख कर के मन में ये प्रश्न उठता है, ये कोरोना कब ख़त्म होगा। इनका जवाब ये है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पर निर्भर है। आप यदि जिस व्यवस्था डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है वो व्यवस्था को सरेंडर होते हो तो निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि 5 घंटे में कोरोना ख़त्म हो सकता है। माने सोशल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, लॉकडाउन, बिन जरूरी बाहर जाना बंद, 2 गज की दूरी। एक बात बताना चाहता हूँ, शरीर का क्षेत्र शरीर का होता है, मन का मन का होता है, आत्मा का आत्मा होता है। यदि सदगति में जाना है, परम गति में जाना है, उसके लिए परमात्मा का सजेशन, गुरु भगवान का सजेशन बहुत काम का है। आपका मन कहीं डिस्टर्ब है, साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास आप चले जाओ, उनकी गाइडलाइंस शायद आपको सही रास्ते पे ले जा सकती है। मगर शरीर में जब रोग है तो रोग की बात को दूर करने के लिए हम जैसे मुनि भगवान को भी डॉक्टर की बात माननी पड़ती है। शायद वो डॉक्टर आयुर्वेद का हो, एलोपैथी का हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, कोई भी हो, मगर शरीर के क्षेत्र में चाहे साधक हो, उनको भी डॉक्टर की बात माननी पड़ती है। ये महामारी है, महामारी को कंट्रोल करने में भले ही आपको लगे कि लॉकडाउन से क्या लाभ हुआ, मगर एवरेज देखो, मैं कोई गवर्नमेंट की ब्रीफ करने के लिए बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर इतना पवित्र जीवन, इतना महंगा जीवन, इतना वैल्यूएबल जीवन हमारी कोई गलत फहमी से ख़त्म हो जाए तो उनको रोकने की जिम्मेदारी, जिस परमात्मा ने इस जीवन की बहुत प्रशंसा की है, दोस्त इस जीवन को ऐसे ही गवा मत देना। तो इसके लिए सिर्फ थोड़ी जल्दबाजी, कुछ काम क्या है, घर के बाहर जाने के बाद भी क्या पीना है। कल मैंने बताया था दारू की दुकान, वहाँ जाकर के खड़ा रहना है क्या। तो मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये कोरोना कब जाएगा उनका जवाब दुनिया के पास नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है, आपके पिताजी के पास भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। यदि आप जो भी व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था का पालन कर सकते हो तो 5 दिन में भी कोरोना चला जा सकता है। और यदि तुम जो भी ठीक लगे मर्जी से करते रहो तो कब जाएगा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कल मैंने सैक्रिफाइसिंग नेचर की बात बताई थी, हमारा बलिदान क्या है।
आज एक थोड़ी और बात बताना चाहता हूँ। सेटिस्फाइंग नेचर, संतुष्ट जीवन। हमारी मानसिकता जो भी है, जैसी भी स्थिति है, व्हेन वी हैव नॉट व्हाट वी लाइक देन वी मस्ट लाइक व्हाट वी हैव। मैं बरसों पहले की बात करना चाहूँगा। मेरी दीक्षा का 2 साल के बाद LR बोर्डिंग में गुरुदेव भुवन भानुसूरी मानी जी पावन इसरा में शिविर थी, और वो शिविर में रविशंकर महाराज खुद आए थे। आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मगर रविशंकर महाराज जमाने में वेरी नियर टू गांधी जी ऐसो उनको बोलते थे। और रविशंकर महाराज ने सब लड़के के बीच में अपना एक अनुभव किया था कि कितने साल के बाद पहले मैं रास्ते में शाम को रात को जा रहा था, अकेला था, पता नहीं था, और रात को कम बारिश शुरू हो गई। लगा कि कहीं मुझे रुकना पड़ेगा। एक झोपड़पट्टी के बाजू में गया, झोपड़ा दिखाया गया। आतिथ्य सत्कार के लिए हिंदुस्तान में तो कोई पूछना ही नहीं था। झोपड़े के पास गया और वहाँ थोड़ा दरवाज़ा खटखटाया। एक बहन थी, दरवाज़ा खोला। आगंतुक को देखे बिना उसने बोला, कहाँ से हो? बोला, बहन जा रहा हूँ रास्ते से और बारिश है, रात को कहीं रुकने का मन है, आप यदि रुकने की व्यवस्था दे सकती हो, मैं रुकना चाहता हूँ। बारिश शांत हो गई और बहन के चेहरे पे स्माइल थी। उसने बोला, अतिथि है, आपका स्वागत है। उनका पति भी बाहर आ गया और एक छोटा सा खटिया दे दिया, आप इसमें आराम कर पाएंगे क्या? मगर वो खटिया देने के बाद पति ने इतना ही कहा, गरीब घर से है, हमारे वहाँ कोई इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है, मगर अतिथि का सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए आपको ये खटिया दी है। रविशंकर मान ने वो टाइम हम लड़के को बता दिया। वो खटिया जैसे ही दिया, तब न मालूम वो पति के मन में आया कि आने वाले आगंतुक कौन है, एक बार देखने तो दे। अंधेरा था और उनके पास लालटेन था। लालटेन से उसने मेरे मुंह के सामने लालटेन रखा और वो तो हैरान हो गया, मुझे पहचान गया और उसने बोला, ओह रविशंकर महाराज, आप हम जैसे गरीब के घर पे आप कैसे? और इनकी आंख में हर्ष के आंसू तो चले, मगर आंसू के साथ एक पीड़ा भी दिखाई पड़ी। और उसने रविशंकर माँ को कहा, महाराज मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, मैं अमीर भी नहीं हूँ, मध्यम स्थिति का भी नहीं, बहुत गरीब आदमी हूँ, और आपको मैंने जो खटिया दिया है वो खटिया भी बहुत छोटी है, आप रात को कैसे सो पाएंगे, मैं समझ नहीं पाता हूँ। रविशंकर माँ ने चेहरे के मुस्कान के साथ वो आदमी को इतना, अगर तुझे मालूम नहीं है, रविशंकर के पास 2 रूप है। कौन सा रूप? रविशंकर जब दिन में निकलता है ना, तब ऐसा ही करके निकलता है, और रात को जब निकलता है ना, रात को सोता है ना, तब ऐसा सिकुड़ करके सो जाता है। दोस्त मैं तुझे बताऊं, तू बोलता है खटिया छोटा है, मैं ये कहता हूँ रात को मुझे सिकुड़ करके सोने की आदत के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये खटिया भी तो बड़ा है। रविशंकर माँ ने वो लड़के को ये कहा था कि भाई आप जहाँ भी हो वहाँ शिकायत मत करो, एक सेटिस्फाइंग नेचर, जैसी भी स्थिति हो वैसी स्थिति में मन को प्रसन्न रखने की क्षमता प्राप्त कर लो। लड़के लोगों ने रविशंकर माँ ने ये बात बताई, ताली से रविशंकर माँ का सम्मान किया था और उनका खुद में गवाह हूँ। आज लॉकडाउन के कितने दिन हो गए, बारिश की सीजन में भी एक लगता है कि एंड है, चाहे भूकंप हो वहाँ भी लगता है कि एंड है, सुनामी में भी एक डेट है, एंड है, मगर यहाँ कोई पता नहीं चलता है, किसी कंट्री का पता नहीं चलता है, कोई दावा के साथ बोल नहीं सकता है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। वो माहौल के बीच में मैं रिपीट करना चाहता हूँ, सेटिस्फाइंग नेचर। हम भगवान से कभी हमने पूछा, आपने ये बोला कि भगवान ये लॉकडाउन क्यों आया? आपने भगवान को पूछा, भगवान अब तक मैं जिंदा कैसे रहा, अब तक मेरा शरीर अच्छा कैसे रहा, मेरे फैमिली मेरे साथ अब तक कैसी रही, अब तक मैं घर में कैसे रहा, अब तक मुझे भी कोरोना ने टच क्यों नहीं किया? ये प्रश्न तुम्हें कभी पूछने का मन नहीं हुआ? ये प्रश्न भगवान ऐसे कौन से दिन दिखाई दिए कि लॉकडाउन आया और हम सबको घर में बंद रहने का आया? फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, प्लीज़
सेटिस्फाइंग नेचर, दैट मीन्स मैं जो भी व्यवस्था में हूँ, जो भी अवस्था में हूँ, जो भी स्थिति मेरी है, इट इज़ ओके, नो कंप्लेंट, नो आर्ग्यूमेंट, नथिंग एल्स। ये ताकत जितनी ज़्यादा आएगी आप इतने बच पाएंगे। और एक बात मैं कहूँगा, आप जब भी पत्र लिखो ना, कभी खत लिखते हो ना, तो खत लिखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है ऊपर का एड्रेस। आपका पत्र सही हो, मगर गलत एड्रेस पे यदि तुमने पत्र पोस्ट कर दिया, आपके सही पत्र का भी कोई मायना नहीं रहेगा। आज के माहौल में कोरोना से तुम डिस्टर्ब हो सकते हो, मगर मैं रिपीट करना चाहूँगा, कोरोना के लिए आपके मन में जो भी शंका है, जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है, ऐसे लोगों के पास प्रश्न का सॉल्यूशन मत पूछो जो आपको उलझा देंगे। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, सही पत्र सही पते पे जाना चाहिए। यदि आपको कुछ कोरोना की दिक्कत है तो उनका जो स्पेशलिस्ट है आप इनसे पूछ सकते हो, मगर मैसेज फॉरवर्ड करते 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 पूरे माहौल को बिगाड़ने की जल्दबाजी भी मत करना और बिगाड़ने की गलती भी कभी मत करना। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके पास हम प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं वो खुद प्रॉब्लम से डिस्टर्ब है, सॉल्यूशन तो क्या देगा और हमको शायद वो उलझा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज प्रश्न भी किसी को खुद भी पूछेंगे, अनशन जवाब देंगे। एक लड़का था, अभी लड़का घर से निकला, बाजू वाली एक बहन थी, बाजू वाली बहन ने उनको पूछ लिया कहाँ जाता है। उसने बोला क्यों, कहाँ जाता है, स्कूल से आया हूँ, बस भोजन कर लिया, ट्यूशन क्लास में जाता हूँ। अभी वो बहन को पूछना नहीं था, इस लड़के के जिनमें इतना हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी, मगर वो बहन ओवरवाइज थी थोड़ी। लड़के को पूछ लिया कि तेरी माँ तो हर जगह बोलती है मेरा लड़का बहुत होशियार है, बहुत टैलेंटेड है, टॉपर है, इतना यदि पढ़ा लिखा है, टॉपर है, टैलेंटेड है, होशियार है, क्लेवर है, तो फिर ट्यूशन क्लास में जाने की जरूरत क्या। या तो तू तेरी माँ बोलती है झूठा है, और तो या तो तू गलत बोलता है। उसने नहीं, उसने बोला आंटी एक बात समझ लो, मेरी माँ जो बोलती है वो भी सही है, मैं टॉपर हूँ, क्लेवर हूँ, टैलेंटेड हूँ, होशियार हूँ, और फिर भी मैं कहना चाहता हूँ मैं ट्यूशन क्लास में जाता हूँ, वो भी सही है। फिर वो ओवरऑल बहन ने पूछा कि इतना टैलेंट होने के बाद ट्यूशन क्लास में जाने की जरूरत क्या थी। तब उसने पूछा, माँ बहन एक बात आपको पूछूं, तो क्या, तो क्या आपकी माँ है ना, हमारे घर पे जब भी आती है ना तब वो आपके लिए बात करती है। तो क्या बात करती है, वो बहन की आँख 20 में से 20 पारित हो गई। उसने बोला मेरी माँ मेरे लिए क्या कमेंट करती है, तो क्या आपकी माँ आपके लिए कमेंट करती है कि मेरी जो लड़की है ना उनके नाखून में भी रोग रही है, इतनी हेल्दी, इतनी तंदुरुस्त, इतनी मस्त है। और लड़के के बात सुनने के बाद उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। वो बहन के क्या सच, मेरी माँ मेरे लिए ये ओपिनियन देती है, हाँ इतना ही देती है, तो तू क्या कहना चाहता है। बस आपने मुझे जो प्रश्न पूछा वही प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये कहते हो इतना टैलेंटेड होने के बावजूद तो ट्यूशन क्लास में क्यों जाता है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ आप इतने तंदुरुस्त होने के बाद आपके घर में आपने नौकरानी को क्यों रखा है। तब उसको लगा इस शरारती लड़कियों को मैंने नहीं पूछा होता तो अच्छा था। प्लीज़ मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, किसी के पास जाकर के कोरोना की शिकायत मत करो, उनको रोना बंद कर दो। सही पते पे सही कागज जाना चाहिए। तो सेकंड नंबर सेक्रीफाइसिंग नेचर, नंबर 1 सेटिस्फाइंग नेचर। और एक बात, आप घर में हो, मे बी पॉसिबल आपके ही खुद के 2-5 लोगों के परिवार के साथ इतने दिन बात करते 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 शायद आप थक गए हो, आपका एटीट्यूड डिस्टर्ब हो गया हो, आपका नेचर एग्रेसिव हो गया हो, तोड़ फोड़ की मानसिकता शायद आपके मन में बनी हो। तो मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ आज प्रवचन के माध्यम से, स्टिचिंग नेचर, तोड़ने की बात मत करना। कहीं भी कोई छोटा सा भी छेद है ना, स्टिचिंग जोड़ दो। चाहे आप माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, आपके परिवार में कहीं कोई तोड़ने की बात चलती हो, आप उनको स्टिच कर दो और जोड़ दो। मैं कई जगह एग्जाम्पल देता हूँ कि पिता और बेटा भोजन करने के लिए बैठे,
लड्डू बनाया था। पिताजी की थाली में पूरा लड्डू था और बेटे की थाली में आधा लड्डू था। बेटा तो बेटा ही होता है, आधा लड्डू देख करके वो हैरान हो गया और उसने पिताजी को कहा, पिताजी एक बात समझ में नहीं आती है, आपकी थाली में पूरा लड्डू और मेरी थाली में आधा लड्डू, घर में इतना पक्षपात क्यों? अभी छोटा लड़का एग्रेसिव हो गया। पिताजी ने समझा, बेटा एक बार आधा लड्डू खा ले और फिर भी तू बोलेगा तो और आधा लड्डू दूंगा, तू छोटा है इसलिए तुझे छोटा लड्डू दिया है, आधा लड्डू दिया है। बेटा कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। 15 मिनट तक ये बात चली, 15 मिनट तक बाप बेटे को समझा नहीं पाया और उसी टाइम बाप और बेटे के बीच में ये जो बहस हुई ना, उनकी आवाज़ चौके में काम करने वाली माँ तक गई। माँ अंदर से बाहर आई, हाथ में बेलन था। बेटे को बोला क्या है? बेटे ने बोला मम्मी क्या है माने क्या? पिताजी ने पूरा लड्डू दे दिया और मेरी थाली में आधा लड्डू दे दिया, मैं भी इस घर का सभ्य हूँ, मुझे भी लड्डू पूरा ही चाहिए। माँ के चेहरे पे मुस्कान आ गई। बेटे की थाली में जो लड्डू था आधा लड्डू उठा लिया, अपने हाथ में लिया, लड्डू तोड़ दिया और तोड़ने के बाद छोटा सा लड्डू पूरा करके उनको दे दिया। देख बेटा, तेरे पापा बड़े हैं इसके लिए उनको बड़ा लड्डू, तू छोटा है इसलिए छोटा लड्डू। बेटे के चेहरे पे स्माइल आ गई। उसने बता दिया छोटा चलेगा मगर आधा तो कभी नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, पिताजी के पास वो स्टिचिंग नेचर नहीं था जो माँ के पास था, इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, फादर इज द हेड ऑफ द हाउस एंड मदर इज द हार्ट ऑफ द हाउस। और लॉकडाउन में चाहे आप बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटे हो, चाहे बेटी हो, आपके हेड को एक और रख देना। मैं फिर से कहूँगा, हैंड, हेड और हार्ट। हैंड से काम होता है, हेड से सोच होती है और हार्ट से रिलेशन मेंटेन होता है। तीनों का कम्युनिकेशन होगा तो ही इस लॉकडाउन में मन की प्रसन्नता के साथ आपका जीवन सही ढंग से चलेगा। फिर से 3 बात, सेक्रीफाइसिंग नेचर, सेटिस्फाइसिंग नेचर एंड स्टिचिंग नेचर। आजू से बाजू से ऊपर से नीचे से आपके पास कोई मोबाइल से कोई फ़ोन भी आ जाए ना, तो देश को तोड़ने की बात, समाज को तोड़ने की बात, व्यवस्था को तोड़ने की बात प्लीज़ किसी को मत करना। सामने वाला कुछ भी बोले, आपके पास क्षमता है तो स्टिचिंग नेचर को लेकर के देश को जोड़ना, कम्युनिटी को जोड़ना, सबको जोड़ने का काम करना। ऐसे भी देश बहुत डिस्टर्ब है, वहाँ तोड़ने की बात करके हम अपने जीवन की गलती क्यों करें। फिर से मैं बताऊंगा, आपके हाथ में किसी के रास्ते पे चलने के लिए फूल बिछाने की क्षमता नहीं है, फूल मत बिछाना, मगर कांटे बिछाने की गलती भी मत करना, किसी के पैर लहूलुहान हो जाएंगे। आज इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, कब ये निकलेगा डिपेंड्स ऑन यू। यदि हम इस व्यवस्था में बना रहना चाहते हैं, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, बाहर जाने की जल्दबाजी नहीं, जाना है तो मास्क पहन के जाना। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ। आपको लगेगा आप साधु होकर के हमारे शरीर की इतनी चिंता क्यों करते हैं? ये शरीर की चिंता नहीं है, ये जीवन की चिंता है। और जब मेरी एक की गलती पूरे सभी को डिस्टर्ब करती है तो गलती करने का मुझे कोई राइट नहीं है। मैं सच बताऊं, गलती माफ़ हो सकती है, अपराध माफ़ नहीं हो सकता है। इस माहौल के बीच में घर से बाहर निकल के लॉकडाउन को तोड़ना, लॉकडाउन की धज्जी उड़ाना, शराब की दुकान पे जाना, मजाक करना, मित्रों के साथ घूमने के लिए निकल जाना, वो एक गलती नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। और वो ऐसा अपराध है, आपका एक अपराध लाखों लोगों को मौत तक भेज सकता है। प्लीज़ ये गलती, ये अपराध, ये गुनाह, ये पाप कभी मत करो। जो भी है डिपेंड्स ऑन यू। कोरोना कब जाएगा इनका जवाब आप पर ही निर्भर है। और आपका कॉन्शियस बोले, कोरोना को नरेंद्र मोदी कुछ भी बोले, अमेरिका का ट्रम्प कुछ भी बोले, चाइना वाले कुछ भी बोले, आपका खुद का कॉन्शियस बोलना चाहिए कि कोरोना को मैं खुद हरा के ही रहूँगा। तब ये ताकत बनेगी, जीवन बचे, हमारा मन बचे, हमारा घर बचे, हमारी समाधि सद्बुद्धि सब कुछ बचे। और पुराने दिनों में जैसे ही हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे थे, उसी तरह आगे बढ़ना शुरू हो जाए, यही मंगल कामना। सर्वमंगल मंगलम प्रदानम सर्वधर्माणम। जय नमः।